करता हूं आप सभी को। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? पीछे वालों को यस, बहुत बढ़िया। मेरी वही वाली है, चिंता मत करो, उससे भी खतरनाक वाली है। बहुत देर से आप सब लोग इस कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। स्वरूप जी, आपने बहुत बढ़िया टीम संजय के माध्यम से बुलवाई। जस्टिस तातेड़ जी, अनिल जी और प्रकाश जी, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। होली की बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं आपको। कल ही हमने जैन ध्वज दिवस मनाया, उसकी भी आप सबको बहुत सारी बधाई। ये कवि सम्मेलन जहां से शुरू हुआ था, यकीन मानिए आज संजय के संचालन में कवि सम्मेलन अपनी पर्याप्त ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। और आप सब लोगों ने इतने बढ़िया तरीके से कवि सम्मेलन सुना, मैं आपके लिए आपकी तरफ से तालियां चाहता हूं। आपने बहुत बढ़िया, वरना तो मुख्य अतिथि वो ऐसे ही होते हैं कि दीप जले और वो चले। और महिलाएं कवि सम्मेलन में इसलिए आती हैं कि कम से कम आधा घंटा तो बच्चे को पतिदेव संभालेगा, उसके बाद खाने के डब्बों के ढक्कन खुल जाते हैं और उसके बाद उनका कवि छोड़ो कविता से कोई लेना देना नहीं बचता है। आप आनंद कीजिए, यकीन मानिए मैं बस बहुत थोड़ी देर आपके बीच हूं। दावा मेरा है कि मैं जितनी बातें आपसे करूंगा आपको आनंद आएगा, आनंद के पल आपके जीवन में दूंगा। जिम्मेदारी आपकी भी है, बात आप तक पहुंच जाए तो मुझे पता चलता रहना चाहिए कि मैं अंधेरी मित्र मंडल और जैन समाज के बीच में हूं। जैन समाज वो समाज है, मुझे लगभग 32-35 साल मंचों पर हो गए साहब। पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर इतने सारे देशों में जाकर अपनी बात कहने का मौका मिला, लेकिन ये वो समाज है, अगर कवि सम्मेलनों को, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों को, कला आर्ट गैलरी को अगर किसी समाज ने जीवित रखने का, संरक्षित करने का कार्य किया है तो वो जैन समाज है। तनाव मत लीजिए। मेरे तक आते आते वो दोनों बच्चे जो इस कार्यक्रम को पूरी ऊंचाइयां दे रहे थे वो चले गए वीर गति, पता नहीं, मुझे लग रहा था अगर मेरे भी रहते रहते वो हुए तो बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाइए आप। टेंशन लेने का नहीं, मैं वैसे भी टेंशन भगाने वाला काम करता हूं, लेकिन लोग होते जो बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं एक दोस्त के घर में गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार 20 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 70 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। मैंने कहा राइट, फिर? बोले 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, वो भी 80 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। अबे तो मैंने कहा काहे की टेंशन है? वो बोला यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। मजा पूरा दूंगा विजय जी, पूरा मजा आएगा, चिंता मत कर। अगली बार साहब संजय को देख के बजट ठीक ठाक कर लेना। जितने बजट में इसने मुझे अब बुलाया, उतने बजट में मैं 25 साल पहले आता था। टेंशन नहीं लेने का, लोग बिना मतलब लेते हैं। एक और दोस्त के घर पे गया, वो भी बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार सोच रहा हूं एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा सच्ची बात है, जो पैदा हुआ है मरेगा, इसमें टेंशन की क्या बात है? वो बोला टेंशन की तो बात ही है, जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान लेकर कौन जाएगा? लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। एक और मेरा दोस्त बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार 1 लीटर पेट्रोल और 1 बियर की बोतल, दोनों का रेट सेम हो गया, तो मैं टेंशन की क्या बात है? बोले भाई साहब कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, घूमने चला जाए कि झूमने चला जाए? मेरे यहाँ एक लड़के की नई शादी हुई, शादी के बाद बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था, मेरे पास आया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? बोले भाई साहब बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। अबे तो मैंने कहा मेकअप करवाना बंद कर। बोले बिना मेकअप के बीबी बर्दाश्त नहीं होती। एक टेंशन नहीं लोगों को। कुछ लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेते। मेरे मोहल्ले में हरदीप सिंह रहता है, हरदीप सिंह का मोबाइल चोरी करके एक चोर भाग रहा था। मैंने कहा हरदीप वो चोर तेरा मोबाइल चोरी करके भाग रहा है, उसे पकड़। अरे बोले भाई साहब काहे को टेंशन लेनी, चार्जर तो मेरे पास ही है। कुछ लोग जी टेंशन लेते हैं, कुछ लोग टेंशन देते हैं। मेरे मोहल्ले में खड़ा लड़का जोर जोर से हंस रहा था। मैंने क्या हुआ?
वो बोला कुछ नहीं, अपने पड़ोसी है मिश्रा जी की 200 करोड़ की लॉटरी लग गई। अबे मैंने कहा लॉटरी मिश्रा जी की लग गई, तू क्यों मजे ले रहा है? वो बोला कुछ नहीं, मिश्रा जी का टिकट खो गया। कुछ लोग दूसरे को दुखी देख के भी मजा ले लेते हैं। जीवन में मजा लेना चाहिए साहब, क्योंकि जिसके जीवन में मस्ती है समझो उसकी ही हस्ती है, वरना आधे लोग तो ऐसे जिंदा है जैसे जिंदा जबरदस्ती है। आदमी को जबरदस्ती नहीं साहब, जबरदस्त तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि कल का दिन किसने देखा है? आज का दिन हम खोए क्यों, और जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोए क्यों। मजा कीजिए साहब, वो बेफिक्र सी सुबह, वो गुनगुनाहट शामों की, और जिंदगी खूबसूरत है अगर आदत हो मुस्कुराने की। हंसी को, मुस्कुराहट को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। लेकिन लोग मुस्कुराते नहीं। स्वरूप जी, मैं एक प्रोग्राम में ऐसे ही परफॉर्म कर रहा था, सब लोग ताली बजा रहे थे, सामने वाली चेयर में बैठे हुए एक भाई साहब बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा थोड़ी सी ताली बजाओ। वो बोले मैं ताली क्यों बजाऊं, मैं तो मंडल का अध्यक्ष हूं। ताली बजाने के लिए पदाधिकारी और कार्यकर्ता रखे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद वहां डीजे स्टार्ट हो गया, सब लोग डांस करने लगे। वो फिर अपनी सीट से नहीं उठे। मैं फिर उनके पास गया, अरे मैंने कहा ताली नहीं बजाई, डांस करो। बोले तुझे बताया ना मंडल का अध्यक्ष हूं। वो देखो डांस भी अपने कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं, डांस करने के लिए भी कार्यकर्ता रखे हुए हैं। महीने भर बाद उनकी शादी हुई। मैंने नहीं पूछा हनीमून पे जाओगे कि नहीं जाओगे, मंडल का अध्यक्ष था। पता नहीं किस किस काम के लिए कार्यकर्ता रखते हैं। टेंशन नहीं लेने का, जीवन में मजा होना चाहिए साहब, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए जीवन में, सिर्फ मस्ती होनी चाहिए। मैं तो घर से निकला तो सड़क पर खड़ा हुआ एक बच्चा रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? वो बोला अंकल मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कौन है तेरा बाप? वो बोले इसी बात पे तो हो रहा है। आज तो आप इतने बढ़िया यार, हम लोग ऐसी हॉल में बैठकर कविता सुन रहे हैं, हम लोग मेले ठेले के प्रोग्रामों में भी जाते हैं। ऐसे ही एक मेले ठेले के प्रोग्राम में मैंने जैसे ही कविता पढ़ना शुरू किया, दूर एक गधे ने रेंगना शुरू किया। मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब उस गधे का रेंगना बंद करवाइए। वो बोले सर वो भी यही बोल रहा है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, वो तालियां वाले ठोकते रहिए, यकीन मानिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल मजा देने वाला परफॉर्मर हूं। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। मैं जब यहाँ पे आया, संजय ने मुझे पहले ही कहा मुकेश भाई साहब आप टेलीविजन पे आते हो, बड़ी मोहब्बत दी आप लोगों ने टेलीविजन के बहुत सारे कार्यक्रमों में। ये मुझे बोला मुकेश जी आप टेलीविजन पे आते हो, कभी कमर में माइक लगाते हो, कभी कॉलर में माइक लगाते हो, यहाँ तुम्हें कैसी व्यवस्था चाहिए? मैंने कहा मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। आज दोनों बढ़िया है, माइक भी बढ़िया है, माइक के लाल भी बढ़िया है, माइक वाला भी बढ़िया है। संजय मुझे बोला मुकेश भाई क्या फर्क पड़ता है माइक हो या वाइप, दोनों एक जैसे ही होते हैं। ढंग का पीस मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। मैंने कहा संजय ये दूसरों की समस्या हो सकती है, मैं जानता हूं माइक और वाइप में बहुत सारे फर्क होते हैं। ये बोले माइक और वाइप में क्या फर्क होता है? मैंने कहा मैं स्टेज पर आके बताऊंगा, वन लाइनर परफॉर्मर हूं, एक एक लाइन में मजा आएगा, और मजा आएगा तो अपनी जिम्मेदारी से बताना कि आप तक मजा आ रहा है। मैंने कहा माइक और वाइप में सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं, इस बात पर आपने इतनी बढ़िया ताली बजाई, मैं समझ गया घर में अंधेरी मित्र मंडल वालों की हालत भी वैसी ही है जैसी हम कवियों की। मैंने कहा माइक और वाइप में सबसे बड़ा फर्क ये, हाँ खांस लो, मैं तो वो पूरा खसवाऊंगा आजा। मैंने कहा माइक और वाइप में सबसे बड़ा फर्क होता है, माइक के सामने हम बोल सकते हैं, वाइप के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। माइक और वाइप में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक को हम अपनी हाइट का छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, वाइप के साथ जो सुविधा नहीं है, जिस हाइट की मिली उसी के साथ गुजारा करना है। माइक और वाइप में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक हम एक साथ 4-5 भी रख सकते हैं, वाइप के साथ ये सुविधा नहीं है, एक में ही गंगा जी स्नान हो जाता है। हालांकि ये पंचमूर्ति पीछे बैठी हुई सोच रही है कि काश ये सुविधा मिली होती
तो जीवन का आनंद ही कुछ और हो जाता। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक अगर अपना खराब हो जाए तो किसी का ले दे के काम चलाया जा सकता है, वाइफ के साथ ये सुविधा नहीं है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक बंद करने का बटन भी पाया जाता है, जो प्राय वाइफ में नहीं पाया जाता। और माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, विजय जी की कसम, माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है। बाकी आप जानते तो वाइफ जब बिगड़ती है तो आदमी की स्थिति कैसी हो जाती है। बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए साहब, टेंशन लेने का नहीं। जीवन में टेंशन जीवन में होनी चाहिए, मस्ती में रहना चाहिए। आदमी के जीवन में हंसी होनी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, लेकिन हंसने के लिए आदमी को अपना हम छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो जोर जोर से चिल्लाए वो होकर नहीं होता, बिना मतलब गुलाटी मारे वो जोकर नहीं होता। और मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है। मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। मजा लो यार, लोग बिना मतलब टेंशन लेके बैठे रहते हैं, काहे की टेंशन है। हाँ देखो 3 बहनें अब आई है त्रिमूर्ति, इनको लगा अब तो बहुत मजा ले रहे हैं लोग, अब चले। जब तक ये बाहर खड़ी हो लगी 3 देवियां बड़ी खतरनाक होती है। वो पहले टेलीविजन पे आती थी 3 देवियां, कैसी रहेगी आपकी सुबह मैं बताऊंगी, भविष्य बताती थी। कैसी रहेगी आपकी दोपहर मुझसे जानिए, कैसी रहेगी आपकी शाम मैं बताऊंगी। मैंने कहा रात भी बता। वो बोली रात कैसे बताऊं, रात तो मुझे मेरी भी नहीं पता कहां बीतेगी और कैसी बीतेगी। बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब पढ़े लिखे लोगों के बीच में कविता पढ़ने का अलग ही आनंद होता है। आप ये महिलाएं बैठी, मैं महिलाओं की कतई आलोचना नहीं करता, नहीं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि महिलाएं ही जो शक्ति है, पुरुष सिर्फ सहन शक्ति है। शादी के समय हर व्यक्ति को उसकी पत्नी बड़ी रोमांटिक नजर आती है, शादी के 2 साल बाद पत्नी का रोम रोम एंटीक नजर आता है। शादी के समय हर महिला कहती है तेरी जिंदगी को जन्नत बना दूंगी, शादी के बाद समझ में आता है कि उसे मैगी बनानी भी नहीं आती। शादी के समय हर पुरुष भी सोचता है कि दुनिया बदल देगा, शादी के बाद समझ में आता है कि अपनी मर्जी से टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकता। महिलाएं, मैं जानता हूं महिलाएं, पहले जमाना बदल गया है, टाइम बदल गया है। पहले बहू डरती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, आजकल सास डरती है कि पता नहीं कैसी बहू मिलेगी। जब वो बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती, ननद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, भाभी बनती है तो ननद अच्छी नहीं मिलती, देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती। सब कुछ अच्छा मिल भी गया तो काम वाली बाई अच्छी नहीं मिलती। बाकी बचा पति, पति तो आज तक किसी को ढंग का मिला ही नहीं। मैं महिलाओं की इसलिए आलोचना नहीं करता, मैं महिलाओं की इसलिए आलोचना नहीं करता क्योंकि ये महिलाएं ही हैं जो हम बच्चों के बापू को बच्चों का बापू बना के रखती है, वरना इन बच्चों के बापू को आसाराम बापू बनने में टाइम नहीं लगता। मजा कीजिए साहब, हम मजा लेने के लिए आए। बहुत बढ़िया मन से आप लोग सुन रहे हैं। महिलाओं की इसलिए आलोचना नहीं करता, मुझे तो बहुत बढ़िया किसी की 4 लाइनें नया आती है, वो कहती है कि धन्य है वो पिता जो बेटी वाला है, धन्य है वो पिता जो बेटी वाला है, धन्य हुई मां जिसने जन्मी बाला है। अरे बेटा तो होता है दीपक एक कुल का, बेटी 2-2 कुल में करे उजाला है। इतने बढ़िया मन से आप लोग सुनते हैं, कवि सम्मेलन करवाते हैं। धन्य है समाज। मैं जानता हूं साहब, आप वो लोग हैं जो आज भी आप कविता साहित्य सांस्कृतिक गतिविधियों को बचाने का, उनके संरक्षण संवर्धन का काम कर रहे हैं। नहीं तो आप बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, मैं जानता हूं, भले ही बजट आपने कितना भी कर रखा हो, बजट में आपने संजय को भले ही कितना काटा हो, है तो पैसे वाले आप चाहते तो राखी सावंत का डांस करवा सकते थे। अच्छा होली का प्रोग्राम है, राखी सावंत भी आती तो होली में बुरा थोड़ा मानती है।
लेकिन कहीं ना कहीं आप कविताओं का कार्यक्रम किया, साहित्य का कार्यक्रम किया आपने, आप वो समाज के लोग हैं। बहुत बढ़िया। मन से आप लोग सुन रहे हैं, कितना बढ़िया। अच्छा, पढ़े लिखे लोग भी हैं ये? बजा ताली भी बजा रहे, जस्टिस ताली बजा रहे हैं, वरना जस्टिस इतना गंभीर पद होता है, जस्टिस के पद पर बैठा हुआ आदमी इतना गंभीर होता है कि वो उसको ऐसा लगता ही नहीं है कोई किसी बड़ा। आज आप पूरा मजा लेके जाइए साहब, बिल्कुल मजा है, टेंशन नहीं लेने का। मैंने पहले ही कहा, लोग बड़े खतरनाक पढ़े लिखे लोग हैं। आप जस्टिस बैठे हैं, उद्योगपति बैठे, अनिल बैठे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग बैठे। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, एमबीए कर रखी होगी। हालांकि आजकल एमबीए की स्थिति भी बड़ी खतरनाक हो गई, क्योंकि हाईवे पे जितने ढाबे नहीं, उससे ज्यादा तो मैनेजमेंट कॉलेज खुल गए। ऐसे ही एक मैनेजमेंट कॉलेज में एक लड़का एडमिशन के लिए लाइन में लगा हुआ था। उसने वहां के वॉचमैन से पूछ लिया कि मैं यहां से एमबीए करना चाहता हूं, कॉलेज बढ़िया तो है ना? वॉचमैन बोला, जी कॉलेज बहुत बढ़िया है, एमबीए मैंने यहीं से कर रखी। यह स्थिति हमारी शिक्षा की हो गई है। और ये बाबाओं की चर्चा कर रहे थे, मैं बाबाओं की नहीं। पिछले दिनों एक आदमी निर्मल बाबा के दरबार में गया। निर्मल बाबा मालूम है ना, लाल चटनी, हरा सारी चटनी, समोसा। उसके दरबार में गया, बोले बाबा कृपा नहीं हो रही है। वो बोले कवि सम्मेलन में जाते हो? जाता हूं। मुकेश गौतम को सुना है? सुना है। ताली बजाई थी? बोले नहीं। बोले बस वहीं अटकी हुई है। अच्छा, बाबाओं पे बड़े। एक और आदमी निर्मल बाबा के दरबार में गया, बोले बाबा कृपा नहीं हो रही है। बोले अच्छा, कभी बीबी के बनाए हुए खाने की तारीफ की है? बोले नहीं। बोले बस वहीं अटकी हुई है। अगले दिन सुबह सुबह इनकी बीबी ने इनके सामने 4 पराठे रख दिए। इनको बाबा की बात याद आ गई। ये हो गए शुरू, बोले वाह क्या पराठे है, क्या लज्जत है, क्या टेस्ट है, क्या खुशबू है। ऐसा मन करता है जिन हाथों ने ये पराठे बनाए उन हाथों को चूम लूं। घरवाली अंदर गई, 4 फुट का लट उठा के लाई। बोले 26 साल हो गए अपनी शादी को, 26 साल से अपने हाथ से बनाकर खिला रही हूं, आज तक तो तारीफ नहीं की थी। आज पड़ोसन 4 पराठे क्या दे गई। ये स्थिति हो जाती है। बिल्कुल साहब, मजा लीजिए आप। बिल्कुल, मैं पहले ही कहा, आप भले आदमी जो कवियों को बुलाते हैं और सुनते हैं, वरना कवियों से लोग बच के भागते हैं। मैं फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया। मैंने कहा अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूं, आपका परिचय? वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है, लेकिन मैं बहरा हूं। रिकॉर्ड करने से कोई फायदा नहीं। आप वैसे ही मेरे YouTube पे चले जाना, मुकेश गौतम कॉमेडी, या फेसबुक पे मुकेश गौतम हास्य कवि आप सर्च करोगे, 10-20 लाइक मुझे भी मिल जाएंगे। तो अच्छा है, इस पे क्या, वहां पूरा मिलता है। यहां तो आज का सुनोगे, वहां मेरा 25 साल पहले का भी सुन लोगे। धंधा अपना भी करते रहना चाहिए, व्यापारियों के बीच में आया तो। बढ़िया लोग हैं आप, बड़े कवियों से लोग बच के भागते हैं। अच्छा, पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। काका हाथरसी, जिगर मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी, वसीम बरेलवी, कवियों शायरों के नाम से शहरों की पहचान हुई। बाद में एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहां तक लोगों ने झेला, एक गली में 8-10 कवि होने लगे। यहां आके मामला बिगड़ा। लेकिन अगर एक घर में 1 से ज्यादा कवि हो, उस घर का भगवान ही मालिक। और आप तक बात पहुंच जाए तो बताना, आप तक बात पहुंचेगी। अगर एक घर में 1 से ज्यादा कवि हो तो उस घर की क्या दुर्दशा होती है कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई, और सुहाग रात पर घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। सुहाग रात पर घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी। फिर दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। कवियों को सुनने वाला मिल जाए, समझो भगवान मिल गए। जैसे कि मुझे आज आप मिल गए। मैं डर रहा था कि मेरे हिस्से का टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा,
लेकिन वो स्वरूप जी ने आए और कहा चलाओ। मैं जानता हूं जैन समाज का आदमी, बोले पैसा वसूल करेंगे। बुलाया है तो बिना सुने क्यों जाने दे, खाने के डब्बे तो वहीं के वहीं रखे रहेंगे, उन्हें कौन सा कोई आधा घंटे पहले उठा लेगा, उसको भी पैसे दे रखे, हम पैसा वसूल करेंगे, मुकेश गौतम को सुन के जाएंगे। मैं जानता हूं मेंटलिटी आपकी, कितने बुद्धिमान लोग हैं आप, हैं? कवियों को बुलाया तो सुने। मैं बड़ा कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं, आप यकीन मानिए। एक बार शुरू होता हूं तो रुकता नहीं हूं मैं, मुझे माइक देना आसान है, बाद में छीनना पड़ता है। एक कवि सम्मेलन में तो ऐसे ही सुनाता रहा, तो पीछे से आके ऑर्गेनाइजर ने मेरी शर्ट खींची, बोले और कितनी सुनाएगा। मैंने कहा माफ करना, मैं कविता पढ़ते टाइम घड़ी देखना भूल गया था। वो बोले घड़ी देखना भूल गया था, दीवार पे कैलेंडर तो था। मैं इतना कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं। अच्छा, आज तो आप इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए। संजय, पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मेरे सामने एक ही श्रोता बैठा हुआ था, 2.5 घंटे सुनाई, 2.5 घंटे लगातार सुनाने के बाद उसके पास गया। मैंने उससे कहा सर मुझे लगता है आप मेरी कविताओं के बहुत बड़े फैन हैं। वो बोले मैं फैन मैन कुछ नहीं, मैं माइक वाला हूं। तो मैं इतना कॉन्फिडेंस वाला भी हूं। एक कवि सम्मेलन में तो एक कवि ने इतनी लंबी लंबी और बोर कविताएं सुनाई कि सामने बैठे एक श्रोता की डेथ हो गई। कवि के ऊपर मुकदमा चला, जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाते जज ने कहा कि हे कवि, तेरी लंबी और बोर कविताएं सुनने से एक श्रोता की डेथ हो गई, तुझे मृत्युदंड दिया जाता है, तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बता। वो बोला बस सर वही कविताएं आपको भी सुनानी चाहता हूं। तो यकीन मानिए मेरे पूरी याद है। अगर आपकी ताली ठीक ठाक बजती रही तो ठीक, नहीं तो मैं वो कविताएं भी सुना सकता हूं। मैं बड़ा कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं। जब से टेलीविजन वगैरह पे मेरा थोड़े से शोज वगैरह आए तो थोड़ा सा नाम हो गया साहब मेरा। आजकल कवि सम्मेलन में मेरा नंबर बहुत लेट आता है। जी जी। एक कवि सम्मेलन में विजय बाबू मेरा नंबर सुबह 4 बजे आया, सामने एक ही श्रोता बैठा हुआ था, सिंगल। लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया, मैंने कहा एक को भी सुना दूंगा। मैंने कहा भाई साहब आपका स्वागत है। वो बोला स्वागत की ऐसी तैसी, तेरे बाद मेरा नंबर है। मैं जानता हूं आप तो चल रहे, आप तो सुना पीछे वसूल कर लेंगे। बहुत बढ़िया मन से आपने सुना। आइए बस मैं, क्योंकि अगले साल भी बुलाना है ना। हाँ, एक कविता सुना देता हूं अंतिम रूप से आपके बीच। बहुत बढ़िया मन से आप लोगों ने सुना। टेंशन मत लीजिए, टेंशन से दूर रहिए, जीवन में मस्ती में रहिए। टेंशन तो वैसे भी मैं 2 साल कोविड-19 देकर रखी कि गुजर रही थी जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर भागते थे जरा से जुकाम से। खाली एक छींक मार दो कि हॉल खाली। इतनी खतरनाक समय था वो। और कोविड में ऐसे ऐसे काम ही किए इन सब भाइयों ने, जो काम करने से मना कर दिया था काम वाली भाइयों ने। और मैं 9 बजे के बाद सुना रहा हूं 2 लाइनें। मैं जानता हूं ये वाला मोहल्ला, एक एक आदमी की तालियां आप बजाएंगे, एक एक आदमी की ताली मुझे मिलेगी कि क्या बताएं दर्द दिल किस हाल में हम जी रहे थे। क्या बताएं दर्द दिल किस हाल में हम जी रहे थे। गिलास था ब्लैक लेबल का और हल्दी वाला दूध पी रहे थे। ये हालत हो गई थी उस समय में। और मैंने आपको 9 बजे ब्लैक लेबल याद दिलाई। आप खुश रहें, मुझे खुश रखें, संजय को खुश रखें। अंतिम रूप से एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ देता हूं साहब, बहुत समय हो गया है, समय बहुत हो गया। मैं तो, मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा जागृत हो गया तो फिर तकलीफ आप ही को है। मैं अंतिम रूप से एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूं। बदलाव का समय है साहब, बदलाव का समय। बदलाव इतना आया कि पहले अगर 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा छुड़ा देता था, आजकल अगर 2 लोग लड़ते तो तीसरा वीडियो बनाता है। इतना बदलाव आ गया है। पहले दोस्तों के साथ में टाइम का पता नहीं चलता था, आज टाइम पे दोस्तों का पता नहीं चलता है। इतना बदलाव है। इसलिए कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में योगी हो या ना हो, आप उपयोगी हो, ये बेहद जरूरी है।
कोई फर्क नहीं पड़ता वेद पढ़े या ना पढ़े, आप किसी की वेदना पढ़नी सीख ले, जीवन में यह बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए, अरे वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान इंसान के काम आए। जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान इंसान के काम आए। इत्र से परफ्यूम से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। कहीं ना कहीं आपका चरित्र महकना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर से खुशबू आनी चाहिए, वो बड़ी बात है। एक कविता अंतिम रूप से आपके बीच पढ़ देता हूं, 1 मिनट की कविता है, आपने ढंग से ताली बजाई तो ठीक, नहीं तो लंबी वाली और 8 दस सुनाऊंगा। आपका भविष्य आपके हाथों में है? हाँ, ढंग से ताली वाली बजाओगे तो मैं एक कविता सुना के बैठ जाऊंगा। बहुत बनसा आपने सुना, एक कविता पढ़ रहा हूं साहब, कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। आदमी 10 बाई 10 की छोटी जगह पर बैठकर महान काम कर सकता है, कार्टून बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है, रिसर्च कर सकता है, पोएट्री कर सकता है, कोई भी बड़ा काम कर सकता है, समाज का काम कर सकता है। और आदमी 1100 एकड़ के धार्मिक डेरे में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। 1 मिनट की एक कविता आपके बीच पढ़ देता हूं साहब, कहना चाहता हूं कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कहना यह चाहता हूं जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे, आपकी तारीफ करे, आपको फूलना नहीं है, और जीवन में कभी कोई आपकी आलोचना करे, अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। बस सर ये मोहब्बत बनाए रखिए, यकीन मानिए पूरी दुनिया घूमा हूं साहब, पूरी दुनिया में कई हजार शो मेरे हिस्से में है, बस यही मोहब्बत मिलती है कि परफॉर्म करते हैं और पूरा सभागार पूरी ऑडियंस खड़ी हो गई एक बार तालियां बजा देती है, जब कभी तो ऐसा लगने लगता है कि हमने जीवन, अरे साहब एडवांस प्लीज बस जब मैं विदाई के समय एक कविता सुन लीजिए, आप तक बात पहुंच जाएगी। मेरी बहन खड़ी हुई है, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत धन्यवाद। बहुत कोई बड़ा नहीं साहब, कोई छोटा नहीं, आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। जी, जी। एक होती है नदी, एक होता है सागर। स्वरूप जी सुन लीजिएगा, मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, एक छोटी सी कविता जीवन का सार आप तक पहुंच जाए तो बताना कि आप तक पहुंची है। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई, मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की, नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की, नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। नदी नाराज हो गई, भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है? नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। मुझे बहुत प्रेम मिला, मैं आचार्य श्री के साथ उनके कार्यक्रमों में बहुत यात्राएं की मैंने आचार्य श्री के साथ, ये कविता वहां बहुत सुनते थे लोग। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है, मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है ये जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे, जो सबको साथ लेकर चले।